नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जिस तरीके का घमासान देश में मचा हुआ है और विपक्षी पार्टियों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो कार्रवाई थी वो पूरी हुई और उसके बाद में एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी चुनाव आयोग ने राजी कर दी। इसके बावजूद ये जो विपक्षी पार्टियां और ADR जैसे NGO थे वो सुप्रीम कोर्ट पे गए। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद अब उन्होंने संसद की कार्रवाई को ही इसको मुद्दा बनाकर रोकने का काम कर दिया है। विपक्ष की ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी SIR के माध्यम से वोट की चोरी करने की कोशिश कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुरूप ही हम लोग जो वोटर लिस्ट है उसके शुद्धिकरण का या फिर आप कहें कि रेक्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, रिवीजन का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि भारत में वोट देने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, इसको सुनिश्चित किया जा सके। इसको लेकर तमाम वकीलों की तरफ से, जो विपक्ष की तरफ से थे, बातें उठाई गई और तमाम बचकाने तर्क भी दिए गए। ये भी कहा गया कि वोट देने का जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया कि वोट देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास है और उन्हीं को ये अधिकार मिल सकता है। हालांकि इस पूरे सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत का जो रवैया रहा, उन्होंने एक तरह से धमकी भी देने की कोशिश की चुनाव आयोग को कि अगर हमें कहीं भी किसी भी मुद्दे पर किसी भी समय गड़बड़ी की बातें जानकारी सामने आएगी, सबूत मिलेंगे तो हम इस पूरी प्रक्रिया को खारिज कर देंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तमाम हलफनामे भी दिए, तमाम तथ्य भी रखे, लेकिन चूंकि प्रशांत भूषण जैसे वकील, कपिल सिब्बल जैसे वकील इस पूरे मामले में विपक्षी पार्टियों और NGO गिरोह का पैरोकारी कर रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की टिप्पणियां भी आप समझ सकते हैं कि क्यों आ रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब इन विपक्षी पार्टियों को मनमाफिक डिसीजन नहीं मिला और बाद में चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि ये जो SIR की कार्रवाई अभी बिहार में हो रही है, ये पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएगी और पूरे देश में जो अवैध रूप से लोग वोटर कार्ड बनवाकर, आधार कार्ड बनवाकर वोटर बने हुए हैं, उनको वोटर लिस्ट से निकाला जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक इसके प्रमाण नहीं दिए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं या उनको भारतीय नागरिक होना प्रमाणित नहीं हो रहा है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, उनके तहत उन लोगों के ऊपर भी ये जोर होगा कि उन्हें साबित करना पड़ेगा कि उनके माता पिता 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में शामिल थे, जो कि एक सामान्य सी घटना है और चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है। और ये जो SIR है, इसकी प्रक्रिया 10-20 साल में होती रहती है। अभी जब पिछली बार ये प्रक्रिया हुई थी तो 2003 में हुई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया था कि इतना लंबा समय क्यों लगा चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को शुरू करने में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से इस प्रक्रिया का एंडोर्समेंट करता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन वो जो सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से उनकी बातें भी करता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी कहा था कि आप आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को इसमें शामिल करिए, जिसके पीछे वजह भी बताई थी चुनाव आयोग ने। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई है उसमें भी अगर किसी को आपत्ति है, अगर वो सबूतों के साथ चुनाव आयोग के सामने पहुंचता है तो उसके नामों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अब विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो 65-66 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, वो क्यों हटाए गए हैं, और वो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के वोटों को काटने के लिए किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि 22,34,000 से ज्यादा तो वो वोट काटे गए हैं जो मृतक हो चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा 36 लाख
के करीब वो लोग हैं जो स्थायी तौर पर पलायन कर चुके हैं या दूसरी जगह उन्होंने जाकर बिहार से अलग राज्यों में जाकर वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया है, वोटर कार्ड बनवा लिया है। इसके अलावा 7 लाख वो लोग हैं जिनके एक से ज्यादा जगहों पर वोटर कार्ड बने हुए थे, इसलिए उनके वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। दूसरी तरफ एडीआर की तरफ प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन लोगों के नाम उनकी मौत की वजह से या दूसरी वजह से काटे गए उनकी पूरी लिस्ट उपलब्ध कराई जाए और उसमें बताया जाए कि किस व्यक्ति का नाम किस वजह से काटा गया है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कही और कहा कि शनिवार तक आप इसका जवाब दाखिल कीजिए, जिससे 12 अगस्त और 14 अगस्त की सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले को निपटाया जा सके। लेकिन विपक्ष इस सबसे संतुष्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष को अब अपने हाथ से बाजी निकलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के काम को रोकने वाला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठाए गए, उसके बावजूद विपक्ष की उम्मीदें धराशायी हो चुकी है और विपक्ष को यह लग रहा है कि बिहार की वोटर लिस्ट का काम तो पूरा हो चुका है, अब ये जो एसआईआर का मामला है ये पूरे देश में लागू होने वाला है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की टीएमसी हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या एनसीपी या दूसरी जो पार्टियां हैं डीएमके जैसी, वो सब की सब इस मामले पर संसद नहीं चलने देना चाहते हैं। वो जिद कर रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है तो संसद को उस पर बहस करने का संवैधानिक तौर पर अधिकार नहीं है और हम नई परंपरा नहीं डालने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी नेता बचकाने बयान देते हुए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इससे बच रही है, वोटों की चोरी कर रही है, वोटों को काटा जा रहा है और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक हम बहस करने की सोचेंगे भी नहीं। और वैसे भी चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, तो वो अपना काम कर रही है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में वो स्पष्टीकरण दे भी चुकी है, तो फिर इस पर संसद में बहस का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। लेकिन हमारे देश की जो ज्यादातर परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, वो न संविधान के उपबंधों को मानते हैं, न वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मानते हैं। पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए थे, इन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को रोक देगा और चुनाव आयोग को डांट लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव आयोग ने अपनी पूरा एसआईआर का जो कार्यक्रम था बिहार में लगभग पूरा किया। वहां पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी आई और उसमें भी करेक्शन के लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। 31 अगस्त तक जिन लोगों को आपत्तियां हैं वो अपने नाम सबूतों के साथ चुनाव आयोग में जाकर अभी भी जुड़वा सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट बाद में आएगी, फाइनल लिस्ट भी बाद में बनेगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो बयान दिया कि वो इस पूरे मामले को पूरे देश में लागू करेंगे, जिसकी वजह से जो विपक्षी पार्टियां थी उनमें और ज्यादा खलबली मच गई। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो दोहरे वोटर कार्ड वाले वोटर होते हैं वो इन्हीं के लोग होते हैं और अगर उनके वोट कट गए या फिर जो मर चुके हैं उनके वोट कट गए तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा जो रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर बन जाते हैं उनको भी एक तरीके से इन्हीं पार्टियों का वोट बैंक माना जाता है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा दर्द इन पार्टियों को उन्हीं वोटर्स के वोट कटने का है, क्योंकि वो अपने भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं दे सकते हैं। जो मर चुके हैं उनके वोट तो ये बनवा भी नहीं सकते हैं और जो विस्थापित भी हुए हैं या दूसरी जगह पलायन कर गए हैं उनके भी वोट बनाने के लिए इन्हें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर आधार और वोटर कार्ड को शामिल करके जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा तो इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक बचा रहेगा, क्योंकि ये जो ज्यादातर लोग हैं वो इन्हीं पार्टियों को वोट करते हैं।
अब इस मुद्दे पर संसद की कार्रवाई रोकना कहां तक उचित है? क्या ये पूरा का पूरा हंगामा अपनी हताशा को छुपाने के लिए विपक्ष कर रहा है? विपक्ष को ये डर लग रहा है कि पहले एनपीआर की बात की जा रही थी, लेकिन एनपीआर से भी ज्यादा आसानी से जो सरकार ने या फिर कहें कि चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के माध्यम से जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध वोटर हैं, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया है। उससे इनका आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वो बंगाल से ममता बनर्जी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के स्टेट में ही सबसे पहले चुनाव आने वाले हैं और बिहार के बाद अगर एसआईआर किसी अन्य प्रदेश में कहीं शुरू होने की संभावना इन लोगों को लग रही है तो वो वेस्ट बंगाल ही है। आपका इस सब पर क्या कहना है? विपक्ष इस तरीके से असंवैधानिक तौर पर ये जो हंगामा कर रहा है और एक संवैधानिक संस्था को काम नहीं करने दे रहा है, आप उस पर अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।